Hello, dear friends. Welcome to my YouTube channel, Online Physics Coaching by Amit Patel. I hope you and your family members are fine and you are preparing for GoodSet 2020 exam. I am preparing GoodSet previous year paper solution videos so all students across Gujarat can prepare for GoodSet 2020 from their home. You can also download the PDF of lecture from my blogspot. I request you all to subscribe my channel, press the bell icon so you can get notification for new videos, and also like and share my videos. Thank you. Today we are going to solve 2017 GoodSet paper. The first question, half-life of a radioactive element is 5 minutes. At the end of 20 minutes, it's how much percentage quantity is disintegrated. तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको हाफ टाइम गिवन है एलिमेंट का, ठीक है, और आपको आफ्टर 20 मिनट्स कितना पोर्शन उनका डिसइंटीग्रेट हो जाएगा वो फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे 3 अलग अलग मेथड से मैंने किया है सॉल्यूशन. तो आपको जो भी सिंपल लगे वो वाली मेथड अडोप्ट करनी है, ठीक है. तो ये सिंपल मेथड है ये वाली, तो मैं वही करवा देता हूँ. तो हाफ टाइम आपको 5 मिनट गिवन है और आपको पूछा आफ्टर 20 मिनट, मतलब कितनी हाफ साइकिल होगी. 5 to 10, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 मीन्स 4 हाफ साइकिल. तो यहाँ पे देखो कि अनडिकेड एलिमेंट और ए साइड कौन है, डिकेड, मतलब जिनका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा. इनिशियल टाइम पीरियड 0 टाइम पे अनडिकेड क्या होगा 100%, क्योंकि किसी का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ होगा. और यहाँ पे क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन कितने का होगा 0. आफ्टर फर्स्ट हाफ साइकिल, एक हाफ साइकिल होने के बाद जो आपका टोटल अनडिकेड है ना वो हाफ बन जाएगा. तो मतलब कि सामने कितना डिसइंटीग्रेशन हुआ 50%. आफ्टर सेकेंड हाफ साइकिल ये जो 50% है उनका भी हाफ होगा, मीन्स इट विल बी 25%. तो 100 माइनस 25 कितना डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा 75%. फिर एक और हाफ साइकिल, थर्ड हाफ साइकिल, 25% का भी क्या बनेगा, हाफ बनेगा, तो वो होगा 12.5. दिस आर अनडिसइंटीग्रेटेड एलिमेंट एटम्स. 100 माइनस 12.5 इट विल बी 87.5% डिसइंटीग्रेटेड एलिमेंट. आफ्टर फोर्थ हाफ साइकिल 12.5 का भी हाफ कितना होगा 6.25. तो 100 माइनस 6.25 कितना रहेगा 93.75%. समझ में आ कि नहीं, ठीक है. देखो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप प्लीज़ वीडियोस के अंदर कमेंट में डाल देना, तो मैं उनको आपको पर्सनली सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है. तो करेक्ट आंसर विल बी 93.75% क्वांटिटी विल डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर 20 मिनट्स. देखो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और 20 मिनट्स के बाद. और एक मेथड ये भी है, सेम मेथड है, यहाँ पे खाली एन नॉट और एन लिखा मैंने. अनडिकेड कितने एन नॉट, फिर हाफ उनका एन नॉट बाई 2, उनका हाफ एन नॉट बाई 4, एन नॉट बाई 8, एन नॉट बाई 16, एन नॉट माइनस एन नॉट बाई 2. तो अनडिकेड कितने रहेंगे एन नॉट बाई 2, ठीक है. फिर सेकेंड हाफ साइकिल के बाद एन नॉट माइनस एन नॉट बाई 4, 3 एन नॉट बाई 4, वैसे 7 एन नॉट. तो 15 एन नॉट डिवाइड बाई 16 इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में आपको आंसर मिल जाएगा 93.75%. मूविंग ऑन, नेक्स्ट MCQ. विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय फिगर. आपको ग्राफ गिवन है और आपको पूछा है कि ये जो गेट है वो कौन से गेट की तरह काम करेगा. ऑप्शन गिवन है, तो देखो इनपुट ए बी और यहाँ पे नॉट गेट है तो ए बार बी बार, ठीक है. और ये आपकी कौन सी गेट है, नॉर गेट. नॉर गेट होती है और प्लस नॉट गेट. तो पहले और गेट के लिए और फिर ए मैंने जो लिखा है वो किसके लिए, नॉर गेट के लिए. तो ए बी इनपुट 0 0 1 1 0 1 0 1, ए बार इनका 0 0 का 1 1 1 1 का 0 0, बी बार 0 1 1 0 0 1 1 0. ये आपकी और गेट है. और गेट में होता है ए बार
और बी बार 111 101 011 000 और ये पूरा कंबाइन करूँ तो नॉर गेट, तो उसमें क्या होगा और गेट का भी नॉट, ठीक है। तो ए बार बी बार होल बार, तो 1 का 0 1 का 0 1 का 0 0 विल बी 1। तो ये जो आपकी आउटपुट मिली फॉर दिस टू इनपुट सिग्नल, तो वो मैच किससे करती, एंड गेट की ट्रूथ टेबल के साथ। आप चेक करना, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पूरा जो गेट का कॉम्बिनेशन है दैट विल बिहेव लाइक अ एंड गेट। वो कैसे काम करेगा, एंड गेट की तरह। मतलब यहाँ पे जो टिक है वो गलत है, ठीक है। वो किसकी तरह काम करेगा, एंड गेट की तरह। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका कैसे काम करेगा, एज अ इट विल वर्क एज अ एंड गेट। चलो ये गलत है, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट एमसीक्यू, थर्ड एमसीक्यू, थर्ड आउट ऑफ सिलेबस है। फोर्थ एमसीक्यू, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फॉर द टू केसेस, first VA greater than VB, second case VB greater than VA respectively, how much? D1 and D2 are ideal diodes। देखो आइडियल डायोड्स वो होती है कि जो फॉरवर्ड बायस में होगी तो उनका रेजिस्टेंस जीरो लेते हैं, और जब रिवर्स बायस में होगी तो उनका रेजिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं इनफाइनाइट। तो यहाँ पे देखो R1 R2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट केस व्हेन VA इज ग्रेटर देन VB, तो VA ग्रेटर देन VB मतलब हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, मानो कि पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर कर लो, तो हायर पोटेंशियल से P कनेक्टेड होगा एंड लोअर पोटेंशियल से, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगा दोनों केस में। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में आपकी जो डायोड होगी उनका रेजिस्टेंस क्या बनेगा, जीरो। डायोड का रेजिस्टेंस जीरो मतलब यहाँ पे दो रेजिस्टर डायोड कंसिडर ही ना करो और वैसे ही सर्किट कंसिडर कर लूँ, तो R1 R2 कौन से कनेक्शन में होंगे, पैरेलल कनेक्शन में, और पैरेलल कनेक्शन में उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, RAB। तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, 50 क्रॉस 50 डिवाइड बाय 50 प्लस 50, इट विल बी 25 ओम। फॉर सेकेंड केस व्हेन VB इज ग्रेटर देन VA, तो जब VB ग्रेटर देन VA होगा तो मानो कि इनको नेगेटिव कंसिडर करो और VB पॉजिटिव कंसिडर करो, मतलब हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। तो D1 एंड D2 दोनों ना कौन से बायस में बन जाएंगे, रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में ये दोनों डायोड का जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इनफाइनाइट। ये दोनों डायोड का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट बनेगा, तो ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो पूरी इनफाइनाइट इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बनेगी, तो वो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट भी क्या रहेगा, इनफाइनाइट। इट मीन्स करेक्ट आंसर विल बी, इनके लिए फर्स्ट स्पेस है और इनके लिए सेकंड। देखो ये भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, स्पेस आगे पीछे हो जाएगी तो आपका आंसर बदल जाता है, ठीक है। 25 एंड इनफाइनाइट। फिफ्थ एमसीक्यू, एक्चुअली इट इज फ्रॉम कम्युनिकेशन सिस्टम, लेकिन मैंने यहाँ पे करवाया तो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। द amplitude of carrier wave is 12 volt. For modulation index of 50%, amplitude of a modulating signal will be how much voltage? तो ये एक इक्वेशन है modulation index का, amplitude of modulating से amplitude of carrier waves, mu amplitude of modulating signal क्या होगा, mu into amplitude of carrier waves। mu आपको गिवन है 50%, परसेंट से हटाने के लिए मैंने डिवाइड बाय 100 किया, और एक करियर वेव का गिवन है 12, तो ये क्या मिलेगा आपको, 6 वोल्ट। मूविंग ऑन नेक्स्ट एमसीक्यू, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको टोटल एनर्जी गिवन है। देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इन दिस स्टेट विल बी हाउ मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो एक इक्वेशन था काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, -kz² डिवाइड बाय r, kz² डिवाइड बाय 2r। तो आपकी जो टोटल एनर्जी होगी ना वो कितनी होगी, -kz² डिवाइड बाई 2r। और सेकेंड थिंग, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन बनेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ द टोटल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी डबल होगी टोटल एनर्जी से, तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू डबल ऑफ द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी आपकी, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ
points in between and outside two thin separated parallel sheet of infinite dimension with like charges of a same surface charge density sigma are how much respectively. तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट यूनिट का ना क्वेश्चन है, सिंपल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम गिवन है आपको, और आपको पता है कि प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, तो ये पॉजिटिव है, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ये सेकंड की वजह से भी आउटसाइड, इनका राइटवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, इनका लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ये राइट ए वाली साइड पे इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इनका भी आउटसाइड, तो डायरेक्शन देखो ये दोनों की सेम है, यहाँ पे दोनों की ऑपोजिट, और ए वाली साइड पे दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इन बिटवीन फर्स्ट जो स्पेस है ना वहाँ पे बिटवीन द प्लेट्स के लिए लिखना है आपको, तो ये ध्यान देना, ठीक है, रेस्पेक्टिवली बोला है, तो आगे पीछे करोगे, आगे भी एक एमसीक्यू था तो वहाँ पे भी ध्यान रखना है, अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया तो आपका आंसर भले आपने सही किया लेकिन रॉन्ग होगा वो, क्योंकि ऑप्शन बदल जाएगा। तो इन बिटवीन प्लेट्स E1 and E2 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बोथ हैव अ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो E1 माइनस E2, E1 की जगह पे सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आंसर क्या मिलेगा 0। आउटसाइड द प्लेट मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड पे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वहाँ पे एडिशन होगा E1 प्लस E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, समझ में आया। तो ऑप्शन क्या रहेगा, फर्स्ट में जाएगा 0, सेकंड में जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 7, द शेप ऑफ वेव फ्रंट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। देखो पॉइंट सोर्स से आपकी स्फेरिकल वेव फ्रंट बनती है, लाइन सोर्स से आपकी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगी, और आपकी जो सोर्स दोनों उनसे काफी दूर डिस्टेंस पे आपको हमेशा ना कौन सा वेव फ्रंट मिलता है, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट 10 नंबर, अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस आर शोन इन द फिगर, द फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज्ड सरफेस P एंड Q रेस्पेक्टिवली आर, इनके साथ और इनके साथ फ्लक्स क्या लिंक्ड होगा, तो फर्स्ट के साथ फ्लक्स का इक्वेशन है ना Q बाय एप्सिलॉन नॉट चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट Q माइनस Q, तो माइनस Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज अ फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस P। सेकेंड फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस Q प्लस Q माइनस Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, this will be Q by epsilon naught, this will be our phi 2, तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा माइनस Q by epsilon naught, सेकेंड के लिए होगा Q by epsilon naught। देखो फिर से यहाँ पे अगर आगे पीछे किया, पहले आपने इनका फाइंड आउट करके लिख दिया Q by epsilon naught तो गलत हो जाएगा, तो कौन सा स्पेस किसके लिए वो भी चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, the dimensional formula of capacitance, take Q as a dimensional formula of charge, C is equal to Q by V, V is equal to W by Q, C is equal to Q square by W। सिंपल डायमेंशनल फॉर्म में लेके आया, जहाँ से आप प्रॉपर्टी के फॉर्म में लेके आया, जहाँ से आप इजीली डायमेंशनल फार्मूला निकाल पाओ, ठीक है। तो Q स्क्वायर डिवाइड बाय W, इलेक्ट्रिक चार्ज वर्क डन जूल, इलेक्ट्रिक चार्ज Q, डायमेंशनल फार्मूला होगा Q2 वर्क डन जूल M1 L2 T माइनस 2, डायमेंशनल फार्मूला कैपेसिटेंस का मिलेगा M माइनस 1 L माइनस 2 T2 Q2, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। मूविंग ऑन नेक्स्ट MCQ, a uniform electric field is prevailing in an x direction in a certain region, the coordinate of point PQ are 0 0 2 0 0 2 respectively, which of the following alternate is true for the potential at this point। देखो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अलोंग एक्स डायरेक्शन, 3 पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन पे, एक 2 0 Q पॉइंट है और 0 2 पॉइंट नोटेशन में भी चेक करना, जो पॉइंट जहाँ पे बोला है वहीं पे मेंशन करो, ठीक है, वरना आंसर गलत मिलेगा। तो आपको पता है ना कि पोटेंशियल आपकी ये दोनों पॉइंट पे सेम रहेगी, ठीक है, और एक बार पोटेंशियल थोड़ा फंडा यहाँ पे भी लगा सकते, तो Vp इज इक्वल टू VR, देखो यहाँ से ही आपका आंसर खत्म हो गया, कहाँ पे Vp इज इक्वल टू VR, ये वाला। फिर जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप आगे जाते हो तो वहाँ पे पोटेंशियल कम होगा,
मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो ये 2 पॉइंट के पोटेंशियल से क्या रहेगा, कम रहेगा। मतलब Vp विल ग्रेटर देन Vq और आई कैन से Vr इज ग्रेटर देन Vq। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, an electric dipole of dipole moment P is placed parallel to uniform electric field of intensity E. On rotating it through a 180 degree amount of work done, change of energy W is equal to माइनस पी cos थीटा वाला इक्वेशन याद है। तो थीटा 1 और थीटा 2 अगर आप चेंज करते हो एंगल तो उनका वर्क डन का इक्वेशन भी आपको याद है। W is equal to P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इनिशियल एंगल इज थीटा 1 0 डिग्री और theta 2 and theta 2 is 180 degree। cos 0 1 cos 180 minus 1 तो p 1 plus 1 2 तो work done will be 2p। Question number 14, the circuit in a circuit if a current through 10 ohm resistor is 2.5 ampere, value of R will be how much? ये R आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो इनके लिए मैं पहले क्या करूँगा, इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल दूँ। इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही वोल्टेज ड्रॉप इनके अक्रॉस होगा। तो मानो कि इनके अक्रॉस जो भी मुझे वोल्टेज ड्रॉप मिले उनको 50 से सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पे मुझे वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। फिर मैं क्या करूँ, टोटल करंट निकालो, टोटल करंट करके R इज इक्वल टू V/I। चलो फर्स्ट तो इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 10 ओम के अक्रॉस, तो वो क्या होगा I1 R1 करंट थ्रू द रेजिस्टर ऑफ 10 ओम इज गिवन 2.5, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है 10, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा 25। तो इट मीन्स इनके अक्रॉस भी 25, तो 25 इधर बाकी रहेगा ना, तो इसके अक्रॉस कितना होगा 25। तो करंट में फाइंड आउट कर लो I2, इनके अंदर I1 है और इनके अंदर I2, तो करंट थ्रू दी सेकेंड रेजिस्टर क्या बनेगा, ठीक है R2 एंड R1 आर पैरेलल, जैसे मैंने अभी बोला R2 एंड R1 आर पैरेलल, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 विल बी सेम 25 वोल्ट। कितना होगा वो 25 वोल्ट। तो V2 इज इक्वल टू I2 R2, I2 विल बी V2 बाय R2, V2 विल बी दिस वोल्टेज ड्रॉप 25, R2 विल बी 40, तो I2 कितना मिला आपको 25 डिवाइड बाई 40। टोटल करंट क्या होगा I1 प्लस I2, 25 डिवाइड बाई 10 प्लस 25 डिवाइड बाई 40, 125 डिवाइड बाई 40। इनके लिए देखो आपको करंट भी मिल गया 125 डिवाइड बाई 40 एम्पियर, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी मिल गया आपको 25 वोल्ट। ओम्स लॉ अप्लाई कर दो तो R इज इक्वल टू क्या होगा V डिवाइड बाई I, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर R डिवाइड बाई करंट। कितना वोल्टेज ड्रॉप है 25, करंट कितना उनका 125 डिवाइड बाई 40, तो आंसर आपको कितना मिलता है 8 ओम। मूविंग ऑन नेक्स्ट MCQ नंबर 15, brown, red and orange color bands on a carbon resistor are followed by silver band, the value of resistor will be how much? तो फर्स्ट ये आपकी कार्बन रेजिस्टर है, फर्स्ट है ब्राउन, सेकंड है आपकी रेड, थर्ड है ऑरेंज और लास्ट वन फोर्थ है सिल्वर। तो आपको पता है ना फर्स्ट बैंड आपको टेंस देती है, ये यूनिट देती है, ये मल्टीप्लायर देती है 10 टू द पावर ऑफ n, और ये आपको टॉलरेंस देती है। तो ब्राउन के लिए कौन सी नंबर बनती है 1, रेड के लिए क्या बनेगा 2, देखो 8 यूनिट और ये क्या बनेगा टेंस। मल्टीप्लायर क्या होगा ऑरेंज का 10 टू द पावर ऑफ 3, और सिल्वर के लिए क्या रहता है प्लस और माइनस 10%। तो 12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, तो देखो 10 टू द पावर ऑफ 3 की जगह पे किलो ओम लिखा है, तो क्या होगा 12 किलो ओम प्लस और माइनस 10%। ये कार्बन कोड वाला आप थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे उल्टा भी पूछे, मानो कि ऐसे पूछे 1 to 10 टू द पावर ऑफ 3 प्लस और माइनस 10%, और आपको ऑप्शन में बोले कि कौन से नंबर की बैंड का कलर क्या होगा, मतलब कि बैंड कलर आपको बताना है वहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का। तो ये बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे वाला याद रखना आप, ठीक है। चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट, what is the current in the 4 ohm resistor when S1 is open and switch S2 is closed in the given circuit? इनको ओपन करो और इनको बंद रखो, तो ये सर्किट तो भूल ही जानी है आपको। तो देखो सिंपल बंद करो तो रेजिस्टर क्या बनेगा इक्विवेलेंट 4 + 6 10 ओम, बैटरी कितनी है 12 वोल्ट,
तो करंट क्या होगा, V बाय आर, सिंपल। V कितना आपका 12, कर रेजिस्टेंस कितना बनेगा दोनों का मिला के सीरीज में 10, तो 1.2 एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन नेक्स्ट MCQ number 17. Two very long straight wires are parallel to each other. Each carries a current I in the same direction and the separation between them is 2R. Intensity of magnetic field at a point P as shown in the figure is how much? देखो एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन आपको याद है। मानो कि ये कोई भी डिस्टेंस, मानो कि अगर आर ही बोल दूँ, तो ये वायर अगर करंट लेके जा रहा है तो उनसे मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे क्या बनेगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 इंटू पाई इंटू डिस्टेंस 2 पाई आर। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो यहाँ पे दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, देखो राइट हैंड थंब रूल करो तो दोनों का इन्वर्ट होगा, तो मतलब सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का एडिशन होगा। लेकिन ये फर्स्ट वायर से कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 3R डिस्टेंस पे। तो ये जो R आपकी डिस्टेंस है ना वो चेंज होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर विल बी B1 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई, और ये आपका डिस्टेंस है बिटवीन R एंड पॉइंट, कितना होगा 3R, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 6 पाई R। फिर ये सेकेंड वायर से कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर B2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई R, एक खाली डिस्टेंस आ रही है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2 दोनों को ऐड कर दो, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 6 पाई R प्लस म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई R, 2/3 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई R। 18. The magnetic field due to straight conductor of a uniform cross sectional of a radius A carrying a steady current is represented by, देखो ये सॉलिड सिलेंडर वाला याद है आपको, कि अगर एक सॉलिड सिलेंडर करंट लेके जाता है तो उनसे बाहर कोई पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना ऑन और इनसाइड। तो इनसाइड का रिलेशन आपको ये वाला मिलता था, अगर यहाँ से R डिस्टेंस, इनके रेडियस किसके बराबर, A के बराबर, तो इनसाइड द सॉलिड कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे सेंटर से दूर जाओ यहाँ पे मैक्सिमम बनेगा सरफेस पे, फिर जैसे ही यहाँ से दूर जाना स्टार्ट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और इनसाइड क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। तो ये आपका आंसर सही रहेगा ना, ठीक है। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। नेक्स्ट 19 number. A proton is moving perpendicular to uniform magnetic field of a 2.5 Tesla with a 2 mega electron volt kinetic energy. The force on proton is how much? Force on charge moving inside the magnetic field, you know the equation, F is equal to QVB sin theta, but theta is angle, theta perpendicular enter हो रहा है आपका चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से, तो थीटा विल बी 90 डिग्री। तो क्यू वी बी, तो वी वेलोसिटी है जो यहाँ पे आपको गिवन नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी गिवन है। तो ये रिलेशन निकाल सकता हो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², तो वी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2ke डिवाइड बाई m। तो उनको यहाँ पर रिप्लेस किया मैंने। एक ke कौन है, कंबाइन काइनेटिक एनर्जी है, याद रखना। तो q अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई m इंटू बी, क्यू की जगह पे आ जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है यहाँ पे, चार्ज तो सेम ही है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 अंडर रूट में 2, काइनेटिक एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मेगा का 10 टू द पावर ऑफ 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल किया मैंने 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 इंटू मैग्नेटिक फील्ड 2.5 टेस्ला। आंसर विल बी 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 न्यूटन। दिस विल बी फोर्स ऑन अ प्रोटॉन एंटरिंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू। अभी सेकेंड पार्ट के अंदर बाकी के सारे एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। V and the direction making an angle theta with a uniform magnetic field.
applied along x-axis, the nature of motion performed by the particle is circular, helical, parabolic और स्ट्रेट लाइन। तो जब चार्ज आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, तो उनकी जो मोशन होती है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। जब चार्ज आपकी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर एंटर होगी तो उनका जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा, और जब कोई एंगल के साथ जाएगा तो वो हेलिकल मतलब स्पाइरल शेप में मोशन करता है, ठीक है। तो विद सम एंगल, और एक ये आपका है परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 21 सेलेक्ट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट। तो आपको याद है ना एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट, और एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला m1 L2 T माइनस 2, वॉल्यूम का होगा L3। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, m1 L माइनस 1 T माइनस 2। सो दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। 22nd number question, mu naught is permeability of vacuum susceptibility, then permeability of a material will be how much। ये रिलेशन है आपकी mu इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस साई एम। ये डायरेक्ट रिलेशन है, फार्मूला है जो आपने 5th यूनिट के अंदर डिराइव भी किया था। 23 in a Raman scattering, Stokes anti-Stokes line respectively represent line with which wavelength। तो Stokes line are of a higher wavelength than the incident light and anti-Stokes line are of lower wavelength than the incident light। मतलब ऑप्शन से will be correct option, Stokes lines have a higher wavelength and anti-Stokes line have a lower wavelength। Next question, for the astronomical telescope the focal length of objective lens is f naught and the eyepiece length is fe, then the tube length of telescope will be how much। तो आपको पता है ना ट्यूब लेंथ किसके बराबर होती है, f नॉट प्लस एफी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट 25 नंबर, टाइम टेकन बाय सनलाइट टू पास थ्रू अ स्लैब ऑफ 4 सेंटीमीटर थिकनेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। ये शायद आपने पहले भी कर लिया एक पेपर के अंदर। तो देखो आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, टाइम होगा थिकनेस ऑफ द स्लैब डिवाइड बाय वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो हमें वेलोसिटी स्पीड निकालनी है स्लैब के अंदर, तो v इज इक्वल टू सी बाई म्यू। सी आपकी स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8, म्यू आपको 1.5 गिवन है। तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम टेकन क्या होगा, थिकनेस ऑफ द स्लैब डिवाइड बाय वेलोसिटी इन स्लैब, स्पीड इन स्लैब। डी 4 सेंटीमीटर गिवन है तो उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। वेलोसिटी आपने अभी निकाली 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8, तो आंसर आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 सेकेंड्स। ठीक है, तो दिस विल बी टाइम टेकन बाय सनलाइट टू पास थ्रू द स्लैब ऑफ अ थिकनेस ऑफ 4 सेंटीमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। 26 a convex lens of focal length of a 12.5 centimeter is used as a simple microscope when the image is formed at infinite magnification will be how much, and near point is given 25 centimeter, least distinct of vision। तो magnifying power of telescope is equal to d by f। d will be distance 25 centimeter, focal length is given 12.5 centimeter, focal length is given 12.5 centimeter, so answer will be 2। तो option C will be correct option। फिर next 27 number, in experiment of Davison-Germer emitting electron from filament accelerate through a voltage V, then the de Broglie wavelength of that electron will be how much। आपको ऑप्शन गिवन है। तो वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। वी यहाँ पे आपकी होती है वेलोसिटी, और ये जो वी है ना वो पोटेंशियल है, ठीक है, वोल्टेज है जिनसे आपने इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेट किया है। तो वहाँ पे मुझे वेलोसिटी को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर ये इलेक्ट्रिक
ई इलेक्ट्रिक चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को अगर वी पोटेंशियल दूँ तो उनकी एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर वोट ई इंटू वी के बराबर। देखो ये सेकेंड यूनिट क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी था ना, वहीं से रिलेशन वैसे ही है। ठीक है, जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस है उनके ऊपर वर्क डन करोगे उतनी ही सामने उनकी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी आपको। v वेलोसिटी, ये v आपकी पोटेंशियल है, v को सब्जेक्टिव किया अंडर रूट ऑफ 2 EV डिवाइड बाय m, इनको फिर यहाँ पर रिप्लेस कर दो, h डिवाइड बाय m अंडर रूट ऑफ 2 EV डिवाइड बाय m, अंदर जाएगा m स्क्वायर, एक mm कैंसल, h डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 EVm। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। A photon of energy of 1 electron volt and 2.5 electron volt successively illuminated a metal whose work function is given 0.5 electron volt. The ratio of maximum speed of emitted electron will be how much? देखो ये इक्वेशन याद है, इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ई माइनस 5 के बराबर। v को सब्जेक्टिव रखो, 2 मल्टीप्लिकेशन में m नीचे अंडर रूट ऑफ 2 बाय m ई माइनस 5। मतलब कि उनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगी, मास पे डिपेंड करेगी, e पे डिपेंड करेगी, 5 पे डिपेंड करेगी, लेकिन सेम पार्टिकल होगा तो मास तो सेम रहेगा ना। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इंसिडेंट एनर्जी, ये वर्क फंक्शन। तो इंसिडेंट एनर्जी ई की जगह पे मैंने 1, वर्क फंक्शन आपको गिवन है 0.5, तो इक्वेशन के अंदर जस्ट मैंने वैल्यू रखी है, मास वही है। ठीक है, फॉर एनर्जी ऑफ 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इनकी जगह पे क्या आ जाएगा 2.5। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो 1 डिवाइड बाई 2 करो तो अंडर रूट ऑफ 2 बाय एम, अंडर रूट ऑफ 2 बाय एम कैंसल आउट होगा, खाली ये रहेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.5 डिवाइड बाई 2.5 माइनस 0.5। तो फाइनल आंसर आपको कितना मिलेगा, 1/2। तो दिस विल बी रेशियो ऑफ वेलोसिटी। Next 29 number, the number of turns in the coil of AC generator are 100 and its cross sectional area is 2.5 meter square. The coil is revolving in a uniform magnetic field of strength of 0.3 Tesla with a uniform angular velocity of 60 radian per second. The value of maximum value produced is how much? मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस्ड होगा। तो ए नंबर ऑफ टन्स 100, एरिया 2.5 मीटर स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 0.3 टेस्ला, ओमेगा इज इक्वल टू 60 रेडियन पर सेकेंड। इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा आपका ई इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आपको मैक्सिमम करना है, तो ये जो वेरिंग फंक्शन है उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो ई मैक्सिमम क्या होगा, जब ये कब मिलेगा, जब ये 1 होगा। तो एन बी ए ओमेगा, सबकी वैल्यू को रिप्लेस करो, एन 100, बी 0.3 टेस्ला, ए आपका 2.5 मीटर स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू 60। तो ये जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलता है आपको, दिस विल बी 4.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 वोल्टेज। आई कैन से 4.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, 4.50, ऑप्शन नंबर बी। If R and L denote resistance and inductance respectively, which of the following has a dimension of time? आपको सिंपल डायमेंशन टाइम के लिए निकालना है। तो देखो पहले तो मैं यूनिट बता दूँ, L आपका इंडक्टर है, R आपका रेजिस्टेंस है। तो E इज इक्वल टू माइनस LDI/dt, L आपकी सेल्फ इंडक्टेंस है, L का यूनिट होगा हेनरी होता है, लेकिन यहाँ पे देखो वोल्ट इंटू सेकेंड डिवाइड बाय एम्पियर। R इज इक्वल टू V/I, ओम्स लॉ से याद है आपको, तो वोल्टेज पर एम्पियर। तो दोनों की फॉर्मूला देखो, यहाँ पे आपको 1/1 करना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने सेकंड के लिए किया है। तो L/R इंडक्टेंस, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, रेजिस्टेंस वोल्ट पर एम्पियर। तो ये क्या मिला मुझे, सेकंड मिला ना। तो इनका डायमेंशन देखो T1 बन गया, जो आपकी टाइम पीरियड का डायमेंशन है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बी। आपको सबके लिए 1/1 करना पड़ेगा वहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट 31 नंबर, in AC circuit current is 3 ampere and voltage 210 volt
and power is 63 watt, the power factor will be how much? करंट गिवन है, वोल्टेज गिवन है। अब देखो, जब तक एसी सर्किट के अंदर पीक ना बोले, मैक्सिमम ना बोले, तब तक ये जो आपको करंट और वोल्टेज जो गिवन होते हैं ना, वो रूट मीन स्क्वायर वाले होते हैं, आरएमएस वैल्यू होती है उनकी। तो पावर पी क्या होगा? आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाइव। पी आपको गिवन है 63 वाट, रूट मीन स्क्वायर करंट गिवन है 3 एम्पियर, वी आर एम एस गिवन है 210 वोल्ट। तो कॉस फाइव क्या होगा? पी डिवाइड बाई आई आर एम एस वी आर एम एस 63 डिवाइड बाई 2 इंटू 210, तो ये कॉस फाइव कितना होगा आपका? 0.1 होगा। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 32, for an AC alternating current given by I is equal to 50 cos 100 t plus 45 degree ampere, the value of RMS will be how much? देखो, ये जो इक्वेशन है ना, उनको कंपेयर करो तो I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5 के साथ, तो ये आपकी आई नॉट की वैल्यू, ये आपकी ओमेगा की वैल्यू होगी, और ये आपका 5 फेज डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे देखो, आई नॉट आपको मिलेगा 50 एम्पियर, ओमेगा आपका होगा 100, 5 होगा आपका 45 डिग्री। तो आपको पी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा? आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट आपको कितना मिला? 50 डिवाइड बाय रूट टू, 25 इंटू 2 डिवाइड बाय रूट टू, 25 रूट टू बाय रूट टू, तो 25 इंटू रूट टू विल बी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। In AC voltage, V is equal to 5 cos 100 t volt is applied to LR series circuit. Inductance of 3 millihenry. Inductance आपको given है 3 millihenry. इनको हेनरी में लिखोगे 3 इंटू 10 to the power of minus 3 Henry. And the resistance of 4 ohm. What will be the value of current in the circuit? आपको ना पीक वैल्यू वहाँ पे निकालनी है, करंट मैक्सिमम करंट निकालना है, ठीक है, पीक वैल्यू निकालनी है। तो पीक वैल्यू का इक्वेशन क्या होगा? V नॉट डिवाइड बाई जेड। अब ये जो इक्वेशन है V इज इक्वल टू 5, तो उनको कंपेयर करो, V इज इक्वल टू V नॉट कॉस ओमेगा टी के साथ, प्लस 5 फेज डिफरेंस यहाँ पे 0 है, तो V नॉट कितना होगा? 5 वोल्ट, ओमेगा कितना है? 100, इंडक्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो पिक करंट कितना होगा? V नॉट बाई जेड। जेड आपकी इम्पिडेंस होगी। इम्पिडेंस किसके लिए? LR सर्किट के लिए। तो LR सर्किट का इम्पिडेंस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ओमेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड, वी नॉट इज इक्वल टू 5, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओमेगा कितना आपको दिया? 10 टू द पावर ऑफ 3 स्क्वायर, एल इंडक्टेंस 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 स्क्वायर, आर स्क्वायर 4 स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन करो, देखो 10 टू द पावर ऑफ 6, और ये यहाँ पे ही कैंसिल हो जाएगा, ये खाली रहेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 25 अंडर रूट ऑफ 25, तो 5/5 होगा, आपका आंसर होगा 1 एम्पियर। फिर नेक्स्ट 34, इन अ मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल विच रेज आर यूज्ड? गामा रेज आर यूज्ड। फॉर अ रेडिएशन ऑफ 9 GHz passing through air, the number of waves passing through 1 meter length will be how much? आपको इन शॉर्ट में बोलूँ तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? वेव नंबर फाइंड आउट करना है। वेव नंबर किसके बराबर होगा? लेंथ डिवाइड बाय लेम्डा। तो लेंथ तो आपको गिवन है 1 मीटर, लेकिन लेम्डा आपको वेव लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो देखो, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 9 GHz, 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो लेमडा क्या होगा? C डिवाइड बाय एफ, 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8, 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, 1 डिवाइड बाय 30 मीटर। वही लेमडा को यहाँ पर रिप्लेस करो, तो लेंथ 1 मीटर है, डिवाइड बाय लेमडा, तो 1 डिवाइड बाय 1 बाई 30, 30 विल बी और वेव नंबर, तो 30 आपका क्या मिलेगा? आपको वेव नंबर। फिर नेक्स्ट 36, in a Young's slit experiment, if the distance between two slit is equal to the wavelength of light used, distance between two slit आपको given है same as the wavelength of light, then the maximum number of bright fringes obtained on screen will be how much? तो देखो, ये आपकी ब्राइट की कंडीशन है, पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा? एन लेमडा के बराबर। ये आपकी होती है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स।
तो d इज इक्वल टू लेमडा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा किसके बराबर होगा, n के बराबर। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू इनकी कितनी पॉसिबल है, +1, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी इनका, n इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो मतलब n इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। ये 1 होगा तो n इज इक्वल टू 1 होगा। n मतलब नंबर ऑफ फ्रिंज फ्रॉम दी सेंट्रल ब्राइट, एक ऊपर होगी। देखो अगर मैं बोलूँ इस स्क्रीन के ऊपर आपकी ये सेंट्रल ब्राइट है, ठीक है, तो ये सेंट्रल है। इनसे आगे वाली होगी ना, ये फर्स्ट ब्राइट होगी। ये भी यहाँ पे होती है आपकी फर्स्ट, ऐसे ही आपकी होगी यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट, तो 1 1। तो सेंटर, उनसे ऊपर एक नीचे, और इनसे एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल फ्रिंजेस आपको कितनी बनेगी, 3 मैक्सिमम फ्रिंज बनेगी। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, थर्ड। If the wavelength of light used is 6000 angstrom, the angular resolution of telescope of objective lens having a diameter of 10 centimeter will be how much radian? So theta is equal to 1.22 lambda divided by d. Lambda is wavelength 6000 angstrom. तो ये क्या होगा, 6000 इंटू 10 to the power of minus 10 meter. You can say 6 into 10 to the power of minus 7 meter. Just replace the value. 1.22 lambda will be replaced by 6000 into 10 to the power of minus 10. D will be replaced by 10 centimeter. उनको आपने मीटर में कन्वर्ट किया, तो 7.32 into 10 to the power of minus 6 will be our correct answer. Option D will be right, है ना। 38. In the discharge tube, as the density of atom increase, the intensity of spectral lines will also increase. याद रखो, आपने theoretical portion में स्टडी किया था, काफ़ी मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों इंक्रीज होती है, ठीक है। चलो फिर मूविंग ऑन, नेक्स्ट MCQ 39. The ionization potential of hydrogenic ion P and Q are Vp and Vq respectively. If Vq is less than Vp, then the radius of this ion's relation will be which one? तो V is inversely proportional to R from the second unit. तो Vp is greater than Vq, लेकिन यहाँ पे वही है ना, मतलब Vq is less than the Vp, तो रेडियस का उल्टा रिलेशन होगा। मैं सिंपल बोलूँ Vr will greater than the V, ये जो पोटेंशियल है VQ, उनके लिए जो इनकी जो रेडियस होगी, मानो कि उनकी रेडियस को मैं बोलूँ RQ, तो RQ विल बी ग्रेटर देन दी RP, इनवर्स रिलेशन, सिंपल, ठीक है, क्लियर। पोटेंशियल और रेडियस का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। तो इनकी रेडियस देखो RQ और इनके RP बोलो, तो RQ विल ग्रेटर देन दी RP, मतलब RP विल लेस देन दी RQ। फिर नेक्स्ट 40. In the given nuclear reaction 4 9 2 4 6 12 plus x, तो x क्या आपको रिप्रेजेंट करेगी, सिंपल, कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। 4 + 2 6 6, तो इनका क्या होगा 0। 9 + 4 13 12, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। ये तो किसके लिए बनता है भाई, ये तो न्यूट्रॉन के लिए बनता है, न्यूट्रॉन होता है ना 0 1, सिंपल। तो मास नंबर 9 + 4 12 + a कितना मिला आपको 1। एटॉमिक नंबर 4 + 2 इज इक्वल टू 6 प्लस समथिंग जेड क्या मिला आपको 0। तो ये कौन सी होगी आपकी, एक्स न्यूट्रॉन बनेगी आपकी, ठीक है। थैंक यू। अभी जो अपना नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन होगा, वो पेपर सॉल्यूशन होगा 2015 का। अभी मुझे 2016 का क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा, तो अगर किसी के पास 2016 का गुड सेट का क्वेश्चन पेपर हो तो मुझे मैसेज कर देना। तो अभी मैं 2015 पेपर सॉल्यूशन बना के कल आऊँगा, ठीक है। ओके बाय।